अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास आज हम लेक्चर फर्स्ट स्टार्ट करने लगे चैप्टर 6 का। इससे पहले आप लोग जानते हैं चैप्टर 5 हमने कंप्लीट किया। इस लेक्चर में हम जो आज टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं उसमें पहले तो बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और एक अदद लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन में लेके आएंगे। इस चैप्टर का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख रहे होंगे, वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, अब इसमें हम पहले तो डिस्कशन करने लगे, टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्क के बारे में। आप पेज 4 पर देख रहे होंगे। इस टॉपिक में जिसमें वर्क के बारे में हम डिस्कशन करने लगे हैं, वर्क को अंडरस्टैंड करेंगे और इसके साथ साथ ये जान पाएंगे कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जो वर्क करने में अहमियत रखती हैं। और हम यहाँ पे वर्क का क्वांटिटेटिव मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे और इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कशन में लेकर आएंगे कि वर्क जो है उसका मीनिंग क्या है फिज़िक्स की टर्म में, फिज़िक्स की नॉलेज के मुताबिक। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। वर्क के नाम से टॉपिक है, तो सबसे पहले आप लोगों को मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। इससे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे यहाँ पे हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको आप लिख लें। इसमें क्वेश्चन जो है वो दो तरह से आपको पूछा जा सकता है कि जी डिफ़ाइन करें वर्क को, ठीक है, ड्राइव करें इसका मैथमेटिकल फार्मूला। एक इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है और दूसरी तरह से आपको ये पूछ सकता है कि व्हेन डज़ अ फोर्स डू वर्क, एक फोर्स कब काम करती है। सबसे पहले आते हैं टॉपिक को एलेबोरेट करने की तरफ। तो सबसे पहले आप मेन हेडिंग वर्क की यहाँ पर देख रहे होंगे। सबसे पहले आप वर्क है उसकी हेडिंग, आप मेन हेडिंग जो है वहाँ पर बना लें। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन पे। डेफिनेशन में मैं आपको थोड़ा सा अगले पेज पर लेके जा रहा हूँ। अगले पेज पर आप थोड़ा सा और आगे देख सकते हैं, पेज नंबर 6 के ऊपर आ रहा है। ये डेफिनेशन आपके सामने मौजूद है। वर्क डन कहते हैं किसको? वर्क डन कहते हैं जब फोर्स लगाते हैं बॉडी पर और वो बॉडी इसको फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस करती है, फोर्स की डायरेक्शन में वो बॉडी को ले जाती है। तो उस वक़्त वो जो आप से अमल होता है ना, उसे वर्क कहा जाता है। तो वर्क इज़ डन व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिस्प्लेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये बेटा इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, इसकी मैथमेटिकल फॉर्मेशन, मैथमेटिकल फार्मूले की तरफ। मैं पीछे जा रहा हूँ दोबारा। मैथमेटिकल फार्मूला आप यहाँ पे हेडिंग देख सकते हैं। मैथमेटिकली आप इसको इस हेडिंग के साथ यहाँ पे लिख सकते हैं कि जी वर्क इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है,
ये आप मेंशन कर लें। उसके साथ फार्मूला भी लिखा हुआ है, वर्ड फार्मूला भी है और सिंबॉलिक फार्मूला भी है। आप सिंबल भी देख लें, वर्क का कैपिटल W है, ठीक है, फोर्स है और साथ डिस्प्लेसमेंट है। F फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट S को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ तक आपको ये मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। अच्छा, मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसमें मज़ीद थोड़ा सा आपको गाइड कर दूँ इस हवाले से। वर्क का मीनिंग क्या होता है, वर्क का हम लॉजिकल मीनिंग क्या लेते हैं फिज़िक्स की लैंग्वेज में, और रूटीन लाइफ में क्या लॉजिकल मीनिंग लेते हैं, वो हमें देखना है। यहाँ पे हम देखते हैं रोज़मर्रा जो काम होते हैं उसमें हम देखते हैं कि मज़दूर है, एक तालिब इल्म है, एक अगर आप देखें तो मोटर मैकेनिक है, ये सारे के सारे काम करते हैं। और इसी तरह एक टाइपराइटर है, ठीक है, वो भी टाइपिंग करके अपना जो है वो काम मुकम्मल करता है। इसी तरह क्लर्क है, वो कलम चलाता है, कलम लिख के साथ अपने कागजात को मुकम्मल करता है। वो ये सारे काम हैं। यानी अगर हम रूटीन लाइफ में देखें तो हर वो काम करता हुआ शख्स हमें नज़र आएगा जिसमें जो अपनी जॉब को परफॉर्म कर रहा है, जिसमें वो अपनी जॉब को परफॉर्म करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो आप सबसे ऊपर इसके मीनिंग को ज़रा अंडरस्टैंड करें, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि वर्क परफॉर्म करना है टास्क को या जॉब को। और अगर हम लॉजिकली वर्क को फ़िज़िक्स की लैंग्वेज में देखते हैं, फ़िज़िक्स की लैंग्वेज में वर्क का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, जो मैंने आपके सामने यहाँ शेयर कर दिया इस फॉर्मूले में। तो इसका मतलब हम ये थोड़ा सा लॉजिकली देखें अगर साइंस की लैंग्वेज में और रूटीन लाइफ में, तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि फ़िज़िक्स की लैंग्वेज में वर्क डन कहते हैं किसको हैं और नॉर्मल लाइफ में वर्क डन कहते हैं किसको हैं। मतलब ये बात की जा रही है कि आम तौर पे अगर हम एक स्टूडेंट को देखते हैं वो काम कर रहा है, तो रूटीन लाइफ में तो हम उसको लॉजिकली वर्क कह सकते हैं, लेकिन फ़िज़िक्स की लाइफ लैंग्वेज में हम उसको वर्क नहीं कहते। क्यों? रीज़न, वजह ये सिंपल है कि वर्क काम किया हुआ फ़िज़िक्स के अंदर वो माना जाएगा जिसमें बॉडी पर फोर्स लगाई जाए और फोर्स लगाने के बाद वो बॉडी डिस्टेंस भी कवर करे। तो ये असल मीनिंग है फ़िज़िक्स की लैंग्वेज में। मीन्स के फ़िज़िक्स की लैंग्वेज में वर्क डन से मुराद ये है कि अगर कोई बॉडी पर फोर्स लगे और वो बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, डिस्प्लेस होती है, तो फिर मीनिंग बनता है कि वो वर्क है। अदरवाइज़ इससे हटकर अगर हम रूटीन लाइफ में चले जाएं, रूटीन लाइफ में तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। स्टूडेंट की काम करने की एग्जांपल है, मोटर मैकेनिक भी काम कर रहा है, ठीक है, एक मज़दूर है वो भी काम कर रहा है। यानी लॉजिकली अगर देखा जाए तो रूटीन लाइफ में काम किया होगा वो फ़िज़िक्स की लैंग्वेज में काम नहीं है। क्या मतलब कि अगर वो मज़दूर अपनी जगह पर बैठकर काम कर रहा है तो फ़िज़िक्स की लैंग्वेज में वो काम नहीं कर रहा, और अगर कोई स्टूडेंट अपनी पढ़ाई का काम कर रहा है तो फ़िज़िक्स की लैंग्वेज में वो काम नहीं कर रहा। तो ये मीनिंग थोड़े से बदल जाते हैं साइंटिफिकली जो है वर्क की डेफिनेशन में, वर्क की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने में। यानी जहाँ पर फोर्स लगाई जाए और उस ऑब्जेक्ट का मूव करना भी शामिल हो, तो इसको फ़िज़िक्स की लैंग्वेज में हम कहते हैं कि वो वर्क है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि फ़िज़िक्स के अंदर वो काम कॉन्सेप्चुअली हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये था थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को लॉजिकल अंडरस्टैंड करने के लिए एक परसेप्शन था जो मैंने आपसे शेयर किया, और जो यहाँ पर इसमें असल मीनिंग बताया गया है कि जब कोई काम कर रहा होगा फ़िज़िक्स की लैंग्वेज में, तो इसका मतलब ये है कि वो वर्क डन तभी होगा जब उस बॉडी पर फोर्स लगाई जाए, और फोर्स लगाने से क्या होगा, वो बॉडी मूव करती हो या मूव कर जाए, तो फिर आप कहते हैं कि वो वर्क है फ़िज़िक्स के कॉन्सेप्ट के मुताबिक। तो इसमें सबसे पहले तो हमने इसकी वर्क की जो टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें हमने इसकी डेफिनेशन अंडरस्टैंड कर ली। दूसरे नंबर पर हमने इसके मैथमेटिकल फार्मूले की तरफ डिस्कशन में हमने ये कर ली बात। अब ये आप डायग्राम देखिएगा, इसमें ये एक्सप्लेनेशन की तीसरी हेडिंग में आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसमें ये डायग्राम भी बना सकते हैं। ये डायग्राम बनाते हुए आप ज़रा गौर कीजिएगा, ज़रा गौर करें कि ये बॉक्स है,
और इस बॉक्स के ऊपर फोर्स लग रही है, और फोर्स लगाने के बाद ये कहता है कि फोर्स लगने पर बॉडी जो है वो क्या करती है, वो आगे की तरफ हरकत करती है, आगे की तरफ मूव करती है। तो हमारे सामने इसको एक्सप्लेन किया गया है, जो हम आप जो गौर से कीजिएगा इस डायग्राम में देखें तो फोर्स लगाने पर बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया होगा। डिस्टेंस कवर करेगी तो बॉडी का वो डिस्टेंस कवर करना फोर्स की डायरेक्शन में, उस पूरे हिस्से को, उस पूरे पोर्शन को वर्क का नाम दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे सपोज करते हैं, आप इसको यूँ कह लें कि एक्सप्लेनेशन आप थोड़ी सी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि फोर्स लगाई बॉडी के ऊपर, और इसके बाद बॉडी ने क्या किया, बॉडी ने एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है, यानी एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, 2 पॉइंट्स पर बॉडी ने अपने उन 2 पॉइंट्स के दरमियान अपनी बॉडी ने हरकत की, बॉडी ने मूव किया और डिस्टेंस कवर किया, तो इसको हम काम कहते हैं। तो अगर ये 2 पॉइंट्स जो हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं कि इनके जो दरमियान डिस्टेंस है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से। ठीक है, और उसके बाद जो फोर्स लगाई जा रही है जिसे एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मतलब कि फ़ोर्स लगाने से डिस्टेंस कवर हुआ, तो इट मीन्स दैट, क्या इसका मतलब हुआ, इट मीन्स कि ये वर्क डन है। ठीक हो गया, ये आपको अंडरस्टैंडिंग में आ चुकी है बात। इसके बाद मैं इसे अगली डिस्कशन में लेके जाऊंगा, और वो है कि वर्क का यूनिट क्या होता है। वर्क का यूनिट से हम क्या मीन्स के क्या यूनिट कहते हैं, इसका यूनिट क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। तो पेज नंबर 6 पे आप देख रहे हैं, यूनिट ऑफ वर्क की हेडिंग में आप इसको लिख सकते हैं कि सिस्टम इंटरनेशनल में ऐसा यूनिट में जो वर्क है, वर्क उसका यूनिट क्या है, उसका यूनिट है जॉउल। उसका यूनिट क्या है, जॉउल। ठीक हो गया। यूनिट ऑफ वर्क आप सिस्टम इंटरनेशनल में देंगे तो क्या देंगे, यूनिट जो है वो सिस्टम इंटरनेशनल में वर्क का जॉउल है, या दूसरे लफ्ज़ों में इसको आप न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आते हैं इसके जॉउल की डेफिनेशन है। जो जॉउल की प्रॉपर डेफिनेशन है वो आपके साथ शेयर की जा रही है। यहाँ पे आप हेडिंग बना सकते हैं, जॉउल, हेडिंग बना लें। ठीक है, तो वो अमाउंट है वर्क की जो कि एक जॉउल होगी। कैसे होगी, जब एक न्यूटन फोर्स लगाई जाएगी बॉडी पर, और वो बॉडी उस डिस्टेंस को कवर करेगी फोर्स की डायरेक्शन में, और वो डिस्टेंस कितना होगा, 1 मीटर। तो फिर हम कहते हैं वो किया हुआ काम क्या होगा, वो किया हुआ काम 1 जॉउल के इक्वल हो जाएगा। तो ये फार्मूले अब देख रहे होंगे, 1J लिखा हुआ है, जॉउल है इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर है। तो ये भी फार्मूला ही हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं बिगर यूनिट्स की तरफ। हेडिंग बना लेंगे बिगर यूनिट्स। यहाँ पर कहता है कि जॉउल बेसिकली स्मॉल यूनिट है, हम इससे बड़े यूनिट्स यूज़ करते हैं। इसके लिए हम किलो जॉउल भी यूज़ करते हैं, जो आप जानते हैं 1000 जॉउल के बराबर है, 10 की पावर 3 जॉउल। और इसी तरह 1 मेगा जॉउल है जो कि इक्वल होगा 1, जी आप देख रहे होंगे 10 की पावर 6। ठीक है, तो ये आपके पास जो है बड़े यूनिट्स हैं, किसके बेटा, ये आपके पास वर्क के। ठीक है, इसके बाद अगली हेडिंग हम क्वांटिटी की बात करेंगे। क्वांटिटी देखिएगा, इससे ऊपर यूनिट ऑफ वर्क से ऊपर आप देख रहे होंगे वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये आप हेडिंग बना लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, कि वर्क जो है वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और इसको और ड्राइव क्वांटिटी भी कहते हैं, यानी कि ड्राइव क्वांटिटी है और इसके साथ साथ ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद आते हैं इससे अगली हेडिंग कंडीशंस के ऊपर। वो कौन सी कंडीशन है जिसमें वर्क को फुलफ़िल किया जा सकता है। तो आप कंडीशंस की हेडिंग लिख लें, इससे अगली लाइन ही आप यहाँ से कंडीशंस को स्टार्ट कर दें। सबसे पहली कंडीशन वो है फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। ठीक है, और दूसरी कंडीशन जो है वो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एंड द एंगल बिटवीन देम। मतलब 2 से 3 फैक्टर्स इसमें बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो फोर्स है, दूसरा ये है डिस्टेंस, तीसरा ये है कि जो फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान एंगल है ना, वो बेसिकली बहुत मैटर करता है। तो इससे
हमें ये मालूम हो जाता है कि जी वो कंडीशंस जो हैं वर्क डन के लिए वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कंडीशंस भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो डिपेंडेंस भी लिख सकते हैं। डिपेंडेंस 3 तरह की हो सकती है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और तीसरी क्या चीज़ है, एंगल। ठीक हो गया, ये तीनों चीज़ें मैटर करती हैं किसके लिए, वर्क डन के लिए। जी, ये बातें आपको मेरी समझ में आ रही होंगी, आप लोग जान रहे होंगे कि ये चीज़ हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। फिर आते हैं वापस अपने इस टॉपिक को एक्सप्लेनेशन की तरफ जाने के लिए। अब आप थोड़ा सा इसको मज़ीद एक्सप्लेनेशन की तरफ लेकर आएंगे, हम थोड़ा सा मज़ीद इसको क्वांटिटेटिवली डिस्कशन में लेकर आते हैं। और क्वांटिटेटिवली हम ये देखते हैं कि वर्क अगर मैग्नीट्यूड में डिफरेंट हो जाए तो किस तरह से हो सकता है। तो इसमें आप यहाँ पर एक हेडिंग बना सकते हैं और वो है वर्क डन, ठीक है, ऑन अ बॉडी व्हेन अ फोर्स मेक्स एन एंगल। इस जगह पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जो अब डायग्राम बनी हुई है दूसरे वाली बड़ी इससे नीचे जो डायग्राम है जिसमें 2 बॉक्स देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे आप हेडिंग बना लीजिएगा वर्क डन व्हेन फोर्स मेक्स एन एंगल, या व्हेन वर्क डन ऑन अ बॉडी व्हेन अ फोर्स मेक्स एन एंगल। यानी जब फोर्स एक अपनी डायरेक्शन या मींस के उस बॉडी पर लगने वाली फ़ोर्स की डायरेक्शन जब चेंज हो जाती है तो उससे वर्क के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें ये कहता है कि थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रहा है वो, कि जब बाज़ दफ़ा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होते हैं उनकी डायरेक्शन एक जैसी नहीं होती। ज़रा गौर कीजिएगा, मैं आपको पीछे वाले डायग्राम की तरफ ले जा रहा हूँ। पीछे वाले डायग्राम में आप देख रहे होंगे फोर्स की डायरेक्शन भी और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन एक जैसी है। तो इससे हमें एम्बिग्विटी नहीं आती जहन में, इसमें कन्फ्यूजन पैदा नहीं होती। मगर अगली डायग्राम देखिए तो उसमें आपको लग रहा है, देखें ज़रा, फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन में चेंज आ चुका है। तो कहता है जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि बाद दफ़ा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन जो है वो एक जैसी नहीं होती, तो इस तरह की सिचुएशंस में हमें क्या करना चाहिए। तो कहता है कि आप लोग जानते होंगे चैप्टर नंबर 3 में हमने वेक्टर को रेजोल्यूशन के कॉन्सेप्ट से डिस्कस कर चुके हैं। वो भी एक लॉन्ग क्वेश्चन था, आप लोगों को अच्छी तरह इस पर भी मैंने आप लोगों को एक लेक्चर डिलीवर किया था। तो वो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स है जिसमें फ़ोर्स की डायरेक्शन जो है वो वेरी कर सकती है, बदल सकती है। तो ऐसी कंडीशंस में जहाँ फोर्स की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाए, तो इस तरह की सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है वो यहाँ पे बता दिया गया है कि आप इस सूरत हाल से जब गुज़रें कि फ़ोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन जब डिफरेंट होगी, तो उस सूरत में आपने कैसे इसको टैकल करना है, कैसे उसको आपने मैनेज करना है, कैसे आप उसको रिज़ॉल्व करेंगे। तो उसने यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक बता दिया कि जी आपने रिज़ॉल्व कर लेना है फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में। देखें आपके सामने ज़रा इस डायग्राम को देखिएगा, 2 कंपोनेंट्स बना चुका है वो फोर्स के। रेड लाइन से जो वेक्टर रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो फोर्स है, और बाकी fx और fy 2 तरह के वो आपको मज़ीद फैक्टर्स के इंट्रोड्यूस करवा रहा है। और वो वेक्टर्स हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल है और दूसरा जो है उसका वर्टिकल कंपोनेंट है। मींस कि एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और एक वर्टिकल कंपोनेंट है। इन दोनों कंपोनेंट्स को यहाँ पे उसने एक्सप्रेस कर दिया है। अच्छा, अब दूसरी बात यहाँ पे वो कर रहा है कि अगर आप गौर करें तो कंपोनेंट्स में डिज़ोल्व करने का उसने बाकायदा हमें यहाँ पे तरीका भी बता दिया कि अगर fx है तो वो बराबर होगा f cos थीटा के, और अगर fy है तो वो बराबर होगा f sin थीटा के। अब बात आती है कि हम 2 वेक्टर्स में से किस वेक्टर का इंतखाब करें जो ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है वर्क डन को परफॉर्म करने में, परफॉर्मेंस देने में। तो यहाँ पर वो ये बात कर रहा है कि जब हम इस चीज़ को मैनेज कर रहे होते हैं तो ये चीज़ भी जज करनी पड़ती है कि कौन सा वेक्टर जो है कंपोनेंट ज़्यादा इन्वॉल्व है वर्क डन को परफॉर्म करवाने में। तो ज़रा गौर कीजिएगा और वो भी समझ में आ जाएगा कि जी जो कंपोनेंट वेक्टर का ज़्यादा इन्वॉल्व है डिस्टेंस को
के साथ या डिस्टेंस के करीब है या डिस्टेंस को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट के लिए ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो भी हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। तो कहता है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हम आम तौर पे दोनों की डायरेक्शन एक जैसी ना हो, ठीक है, तो फिर हमें ये काम करना पड़ता है। तो आप ज़रा गौर करें, कहते हैं कि जब आप ज़रा गौर करें तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को जब देखा गया कि वो एक साथ एक लाइन पर नहीं हैं, एक डायरेक्शन में नहीं हैं, तो सिर्फ ये देखा जाता है कि जो एक्स कंपोनेंट है फोर्स का, वो असल में डिस्प्लेसमेंट की वजह बन जाता है बॉडी के लिए, और वो बॉडी को मूव करवाने में ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है बजाय के वाई कंपोनेंट के। तो ये बात यहाँ पे उसने सिंपल से लॉजिक में कह दी कि जब फोर्स जो होती है, अगर डिस्प्लेसमेंट जो हैं वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शंस में चल रहे हों, डिफरेंट डायरेक्शंस में हों, तो फिर जो फोर्स का एक्स कंपोनेंट है वो ज़्यादा पार्टिसिपेशन में ले आता है या ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है, डिस्प्लेसमेंट को सपोर्ट करता है, और इसकी बजाय कि वो एफ वाई जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कम सपोर्ट करता है, वो ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता। तो फिर हम यहाँ पर इसका मतलब ये समझ लेते हैं कि जो फोर्स का कंपोनेंट एक्स है वो ज़्यादा पार्टिसिपेशन दे रहा है, तो हम इसलिए फार्मूले में भी क्या करते हैं, W = Fx/s, यहाँ पर ये मेंशन कर लेते हैं। और Fx का जो मतलब है वो है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वो है F cos थीटा। तो आप Fx की जगह पे F cos थीटा लिख देते हैं, और इसके बाद आप सिंपलीफाई करके इसको लिख देते हैं S cos थीटा। तो यहाँ से हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को एक डायरेक्शन का एक होना वो भी ज़्यादा मैटर करता है, इस चीज़ को वो भी ज़्यादा मैटर करना चाहिए। इस तरह से हमें ये मालूम हो जाता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को मेंशन करना या उनकी डायरेक्शन को साथ लेकर चलना, ये भी वर्क डन में उतना ही ज़रूरी है। जिस तरह की हमने बात अभी की डिपेंडेंस के हेडिंग में कि आम तौर पे इसके 3 डिपेंडेंसीज़ हैं वर्क डन के ऊपर, या वर्क डन की 3 डिपेंडेंसीज़ है वर्क डन के ऊपर, कि एक तो उसमें फोर्स, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, और तीसरा एंगल होगा जो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान होगा। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ये फोर्स का जो टॉपिक है मेरे से जो आप लोग समझ रहे हैं, इसको आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता जा रहा हूँ, साथ साथ आप लोगों को बताता जा रहा हूँ, वो भी आप लोगों को साथ साथ मैं इसमें समझा रहूँगा साथ साथ। तो इसमें सबसे पहले एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि राइट आउट द कंडीशंस फॉर वर्क टू बी डन। वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनको परफॉर्म करने के लिए, जो वर्क को परफॉर्म करने के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो मैंने भी आपसे शेयर किया, एक तो फोर्स है, दूसरा मैंने भी आपसे शेयर किया वो है डिस्प्लेसमेंट, तीसरा वो है डायरेक्शन, मीन्स के डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान जो एंगल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो ये 3 कंडीशंस बड़ी अहम है वर्क डन को परफॉर्म करने में। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आप यहाँ पर ज़रा रिमाइंड कर सकते हैं कि जी अगर वर्क डन करना है तो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड है, राइट कंडीशन फॉर वर्क टू बी डन, ये आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। इसके बाद ज़रा और थोड़ा सा आगे डिस्कशन करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, कि क्वेश्चन आप लिख लें कि जी हाउ मच वर्क इज़ डन व्हेन अ बॉडी मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होती है तो क्या हम कह सकते हैं कि वर्क डन हुआ है, वर्क डन किया गया है। तो अगर आप तवज्जो करें, जब किसी भी नेट फोर्स को किसी भी सिस्टम में जो कि आइसोलेटेड सिस्टम हो उसके ऊपर नेट फोर्स ना लगी हो, तो फिर बॉडी की जो स्टेट है, चाहे वो स्टेट ऑफ रेस्ट है चाहे वो स्टेट ऑफ मोशन है, उस सूरत हाल से गुजरने के दौरान बॉडी पर किसी भी किस्म की फ़ोर्स नहीं लगती या ना लगने की ज़रूरत पेश आती है। तो क्या मतलब हुआ कि बॉडी जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हरकत कर रही है, चाहे वो बॉडी रेस्ट की हालत में है, अपनी असल हालत में बॉडी के ऊपर जब वो बॉडी किसी एक सिस्टम का हिस्सा हो, और ख़ास तौर पे न्यूटन के लॉ, फर्स्ट लॉ को अगर हम इम्प्लीमेंट करना को यहाँ पर करें
इम्प्लीमेंट करते हैं तो पता ही चलता है कि अगर बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगती तो इट मीन्स कि बॉडी अपनी इनर्शियल कंडीशन में है, मीन्स कि वो अपनी असल हालत में है, अपनी असल चीज़ के ऊपर है, अपनी असल जो है हालत पर मौजूद है। तो जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही, तो इसका मतलब कि कोई फोर्स ना लगना वर्क के ज़ीरो होने के बराबर होगा, क्योंकि F अगर ज़ीरो हो जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब कि जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है उसमें किसी भी तरह का एक्सेलरेशन नहीं आएगा। जब एक्सेलरेशन नहीं आएगा तो बॉडी के ऊपर फोर्स भी नहीं लगेगी, उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। न्यूटन्स के लॉ को अगर हम देखें तो उसमें सेकंड लॉ भी यही बात करता है कि जब फोर्स लगाई जाएगी तो फिर तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन आएगा, लेकिन अगर फोर्स नहीं लगाई जाएगी तो फिर किसी किस्म का एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा। तो फिर हमें ये बात अंडरस्टैंडिंग में आ चुकी है कि जी अगर बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लगेगी तो बॉडी क्या होगी, बॉडी के ऊपर कोई फोर्स ना लगने का मतलब उस पर किसी किस्म का कोई वर्क डन नहीं हुआ। ठीक हो गया, तो इसका मतलब उस पर वर्क डन क्या होगा आपके ख्याल में, ज़ीरो के इक्वल होगा। फिर एक सवाल और मैं यहाँ पे आपसे शेयर करता चलूँ कि जी कुछ कंडीशंस हैं जिसमें वर्क डन ज़ीरो के इक्वल हो सकता है। जो कंडीशन मैं आपके सामने अभी डिस्कस कर चुका हूँ कि जब फोर्स ज़ीरो हो जाएगी तो कोई वर्क डन नहीं होगा, मीन्स कि बॉडी चाहे वो आप समझ लें कि वो रेस्ट की हालत में है अगर देखा जाए, या बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन की हालत में है, तो ऐसी सूरत में तो बॉडी पर हम अगर गौर करें तो किसी भी तरह की फ़ोर्स नहीं लगती, और जब फोर्स नहीं लगेगी तो फिर इसका मतलब वर्क डन भी क्या होगा, वर्क डन भी ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब कि जब कोई फोर्स ना लगी हो बॉडी पर तो बॉडी का वर्क डन क्या होगा जी, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद अच्छा, अब जाहिर बात है बॉडी जो है वो नेट फोर्स नहीं लगती तो फिर बॉडी पर जो वर्क की कंडीशन होगी वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी, वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। तो इसके अलावा अगर कोई बॉडी डिस्टेंस कवर ही नहीं करती, एक कंडीशन तो हमने कहा कि फोर्स ना लगाई जाए, तो फोर्स नहीं होगी, ज़ीरो हो जाएगी, तो डिस्टेंस भी नहीं होगा, डेफिनेटली ज़ीरो, वो मल्टीप्लाई होगा, ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बॉडी डिस्टेंस कवर नहीं करती, मीन्स के रेस्ट की हालत में है, मीन्स आप इसे रेस्ट की हालत में कह देते हैं, तो मीन्स यही बात आ जाती है कि जी बॉडी अगर रेस्ट की हालत में होगी तो फिर भी बॉडी की ऊपर फोर्स नहीं लगती तो आप डिस्टेंस भी ज़ीरो कहेंगे, तो डेफिनेटली वो भी क्या होगी, वो भी बॉडी के ऊपर कोई वर्क नहीं होगा। और तीसरी चीज़, अगर एंगल की बात करें, मिसाल के तौर पे फोर्स अपवर्ड लग रही है और जो डिस्टेंस है वो भी बात करें, वो इस तरह से समझ लें कि वो डाउनवर्ड है। ठीक है, फोर्स अपवर्ड लग रही है, डिस्टेंस डाउनवर्ड कवर हो रहा है। ठीक है, तो अब देखें फोर्स अपवर्ड है, ठीक है, और डिस्टेंस डाउनवर्ड है। ठीक है, इनके दरमियान अगर एंगल देखा जाए तो वो तो होता है 180 डिग्री का, लेकिन अगर फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लग रही है और डिस्टेंस कवर हो रहा है हॉरिजॉन्टली, डिस्टेंस कवर हो रहा है हॉरिजॉन्टली, तो वर्क डन और डिस्टेंस के दरमियान जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। ज़रा आप गौर करें इस डायग्राम की तरफ जो आपके सामने मौजूद है, फोर्स और डिस्टेंस दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन आप गौर करें, दोनों की डायरेक्शन सेम है। लेकिन असल में हमारा ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि जी अगर बॉडी के ऊपर फोर्स लगे और डिस्टेंस कवर हो, दोनों के दरमियान फोर्स के और डिस्टेंस के या डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री का हो जाए, तो फिर आप वर्क डन को अगर देखें, अप्लाई करें इस फार्मूले में, तो एफ एस कॉस थीटा मीन्स के फोर्स इंटू एस, उनके दरमियान डिस्टेंस एंगल कितना है 90 का, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, वो फोर्स क्या हो जाएगी और डिस्टेंस के दरमियान जो रेशो आएगी कॉस 90 की फॉर्म में वो ज़ीरो की इक्वल हो जाएगी, तो फिर भी वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो क्या मतलब, अगर बॉडी पर फोर्स अप्लाई की जाए और डिस्टेंस कवर हो बॉडी का, लेकिन वो क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो फिर क्या होगा, तब भी वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक सवाल हमारे सामने आ गया कि किन कंडीशन में वर्क डन हमारा ज़ीरो हो सकता है। 2-3 कंडीशन बता दी आपको मैंने, एक तो वो कि बॉडी रेस्ट की हालत में हो, एक तो वो बॉडी मोशन की हालत में, यूनिफॉर्म मोशन में हो, कोई इस पर फोर्स नहीं अप्लाई हो। तो इसी तरह अगर बॉडी और के डिस्टेंस, बॉडी जो डिस्टेंस कवर कर रही है और फोर्स के दरमियान अगर एंगल 90 डिग्री का होगा, तब भी क्या होगा,
तब भी वो वर्क डन जो होगा हम उसको क्या कहेंगे, ज़ीरो के इक्वल होगा। अब आते हैं कि जी वो कंडीशंस, एक क्वेश्चन है आपसे यहाँ पर मेंशन करवा रहा हूँ आप लोगों से, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ कि जी क्वेश्चन है राइट सम कंडीशंस फॉर वर्क डन टू बी मैक्सिमम। वो कंडीशन जिसमें वर्क डन मैक्सिमम हो सकता है, हमें वो कंडीशंस बतानी है, हमें वो कंडीशन देखनी है, तो वो कौन सी कंडीशन हो सकती है। तो ये फार्मूला आपको हेल्प कर सकता है, ये जो आप देख रहे हैं 6.2 में, तो कौन सी कंडीशन में वर्क डन मैक्सिमम हो सकता है। तो देखें, अगर गौर करें तो ये डायग्राम आपको फौरी आइडिया दे देगी कि किस हालत में वर्क डन मैक्सिमम किया जा सकता है। ज़रा इस डायग्राम को देखिएगा जो आपके सामने है 6.1 में। इसमें फोर्स और डिस्टेंस का ज़रा एंगल काउंट करें, ज़रा 0 डिग्री निकला ना आपके दरमियान, ज़रा गौर देखिए, गौर से करिए, ज़रा देखिए ज़रा फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री। फोर्स की डायरेक्शन भी ज़रा देखिएगा, डिस्टेंस की डायरेक्शन भी देखिएगा, दोनों के दरमियान एंगल क्या है, 0 डिग्री है ना। यानी फोर्स और डिस्टेंस, ये देखें पैरेलल फोर्सेस बनी हुई हैं, दोनों पैरेलल डायरेक्शन है, पैरेलल हैं एक दूसरे के। तो इस सूरत में यहाँ पर दोनों के दरमियान डायरेक्शन क्या है, एंगल क्या है, 0 है। इसका मतलब कि अब क्या है कि ये फोर्स जो है इस पर जो लग रही है बॉडी के ऊपर, वो भी और डिस्टेंस दोनों के दरमियान एंगल 0 डिग्री है, इसलिए यहाँ पर cos 0 जो होगा वो 1 के बराबर होगा। तो ये यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि इट्स अ मैक्सिमम वर्क। ठीक हो गया। इसी तरह अब एक क्वेश्चन इस तरह ही हो सकता है कि क्या वर्क डन नेगेटिव हो सकता है। एक क्वेश्चन है, क्या ना वर्क डन बी नेगेटिव, क्या नेगेटिव भी वर्क डन हो सकता है। तो इसके लिए सिर्फ एक आसान सा लफ्ज़ यहाँ पे लिया जा सकता है कि अगर फोर्स और डिस्टेंस की डायरेक्शन ऑपोजिट हो, मीन्स जैसे कि आप समझ लें कि हैंगिंग करते हैं हम, जब वेल से जो है वो आप देखें पानी निकालते हैं, तो उसमें डायरेक्शन फोर्स की और बकेट की देखें ज़रा, जब बकेट नीचे की तरफ जा रही होती है और फोर्स भी आप देखें, तो ज़रा इसमें देखें कि अगर एक चीज़ हैंग करती है, हैंग की का मतलब लटकी हुई हो, तो फोर्स तो डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो हमें इस तरह से मालूम हो जाए कि जी कि दोनों के दरमियान एंगल अगर 180 का हो, दोनों के दरमियान एंगल अगर 180 का हो, ठीक है। जैसे आपको याद होगा हमने 2 केसेस पढ़े थे फ्री फॉल बॉडीज़ का, ठीक है, एटवुड मशीन में। तो उसमें 2 बॉडीज़ जो है उनकी मोशन जो थी वो डिफरेंट थी, एक अप साइड पे एक डाउनवर्ड थी, तो डिफरेंट डायरेक्शन में मोशन थी बॉडीज़ की। तो मतलब यहाँ पर ये है कि अगर फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाए, तो मीन्स कि अगर 180 डिग्री उनके दरमियान एंगल हो फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान, तो इस तरह से हम इस फार्मूले में 6.2 में पुट करने से, तो ये फार्मूला जब पुट करेंगे एंगल को, तो हमारे पास जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बात समझ में आती है कि वर्क डन नेगेटिव हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन किसकी, डायरेक्शन फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाए, तो फिर ये काम हो सकता है। मीन्स एंटी पैरेलल हो, जैसे पैरेलल नहीं एंटी पैरेलल, ठीक है। तो फिर सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है, नेगेटिव वर्क डन हो सकता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिए इस तरह के टॉपिक से रिलेटेड, और साथ साथ मैंने आपको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों इस तरह से डिस्कस कर लिए। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन मज़ीद करेंगे।